जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। आज मैं दोस्त सहारा इंडिया पे कुछ चर्चा करूंगा और चर्चा करूंगा कि इनकी जो है आर्थिक लूट का इतिहास क्या था, आर्थिक लूट का इतिहास कैसे रचा गया और कहां से इन्होंने शुरुआत 1978 से एक छोटी सी शुरुआत करके और यहां तक कैसे पहुंचे और इसके पीछे किन किन लोगों का, हमारे जो कहते हैं ना राजनीतिक पार्टियां जो हैं, इनका कैसे कैसे संरक्षण रहा और कैसे इन ऊंचाइयों पे हम आप गरीब और अशिक्षित अर्धशिक्षित लोगों ने इन्हें इस बुलंदियों तक पहुंचाया। सहारा इंडिया के कंपनी के सभी मैनेजर, चेयरमैन, डायरेक्टर जो लोग सन 2012 में पहले लगे हुए थे अपनी स्कीमें बेचकर सहारा में पैसा जमा करवाने में, फिर सहारा और अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए आईपीओ में घुसने का प्लान बनाया। सहारा इंडिया ने सेबी को आवेदन किया। सेबी ने सहारा की पूरी जानकारी जुटाई तथा उसके द्वारा किए गए सभी फ्रॉड सेबी के सामने आ गए। सेबी ने रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीजन को बंद करने का आदेश दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट, सेबी व सहारा आपस में लड़ने लग गए बिल्लियों की तरह, क्योंकि तीनों ही मिलकर सहारा इंडिया कंपनी के जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को लाखों करोड़ों रुपए को डकारना चाहते थे। सहारा ने भी नेताओं के साथ मिलकर उल्टी चाल चल दी। रियल एस्टेट व हाउसिंग डिवीजन तमाम निवेशकों के निवेश को एक नई कंपनी में शिफ्ट करवा दिया ताकि सेबी से कोई पैसे लेने वाला ही ना रहे। जो इनका रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीजन का था, जिस पर सेबी ने रोक लगाया था, उसे इन्होंने एक नई कंपनी में कन्वर्ट करा दिया। यहाँ भी राजनीतिक नेता और सहारा इंडिया के मास्टरमाइंड महाठग सुब्रत राय ने मिलकर के एक चाल चली, जिससे इस रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीजन का पैसा लेने वाला ही जब कोई नहीं रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कानूनी तौर तरीके से हम सेबी से पैसा ले लेंगे, क्योंकि हमारे जो जमाकर्ता हैं कुछ अंगूठा छाप हैं, अशिक्षित हैं, हमारे कार्यकर्ता भी कम पढ़े लिखे हैं। तो इस प्रकार सहारा ने एक नई कंपनी का लाइसेंस जारी करवा लिया। उस कंपनी का नाम था सहारा क्यूसाप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड रखा गया। इस कंपनी के माध्यम से जो रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीजन था, इसका कन्वर्जन करा लिया। कन्वर्जन करा के किसी निवेशक को पैसा नहीं दिया, लेकिन सहारा सुब्रत महाठग को यह नहीं पता था कि ये डाल चल रहे हैं तो सेबी पत्ता पत्ता चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई रियल एस्टेट और हाउसिंग डिवीजन का पैसा मुझसे मांगने आएगा तो हम उसे देंगे, और इसका कोई दावेदार अगर नहीं आता है, क्योंकि हमने जो पैसा फ्रीज किया है, जो हमारे पास पैसा है, अभी तो पूरा पैसा ही नहीं सहारा ने सेबी के पास जमा किया है, और जब इनके कोई दावेदार आएंगे तो उन्हें भुगतान करेंगे। और क्योंकि इनके दावेदार अब रह नहीं गए, सारे लोगों ने मिल करके योजनाबद्ध तरीके से सहारा इंडिया और उन नेताओं ने मिल करके इस पैसे एक नया लाइसेंस दिलाया, और नए लाइसेंस के माध्यम से इन्होंने रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीजन का क्यूसाप में कन्वर्जन कर लिया। देश के सभी जमाकर्ता कार्यकर्ताओं, सरकारी विभाग व नेताओं को भी बेवकूफ़ बनाता गया। देश की 40 करोड़ जनता की मूर्खता के चलते सुब्रत राय ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, क्योंकि देश की जनता को आदत थी एक दूसरे का पतन करो और सुब्रत राय को और अधिक अमीर बना दो। ये एक दूसरे का पतन करने में जुटे थे। आज भी वही लगा है, निवेशक बनाम एजेंट, एजेंट बनाम निवेशक। दोस्तों ये चीज़ समझना है, ये ठगों का वो चक्रव्यूह जिसे आपको तोड़ना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान में भाई एक ही ऐसा कानून है, ये बर्ड्स एक्ट में जिसे बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यही एक ऐसा कानून है और ये सब पे लागू होता है। यही आपको एक टाइम बाउंड पे पैसा दिला सकता है। बाकी इसके पहले बहुत सारे कानून थे जिस पर मैंने कई बार चर्चा किया। 16वीं लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया था कि स्टेट के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं थे, ऐसा कोई वो नहीं था जिसके वजह से आपका स्टेट पैसा वापस करा देती। इसीलिए बर्ड्स एक्ट को बनाया गया और इसी उद्देश्य से लाया गया है, जिससे 180 कार्य दिवस में हर पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान हो जाए। इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी जानकारी देंगे। इसकी अनुपालना इतनी जल्दी शीघ्र क्यों नहीं हो पा रही, वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर आगे बताऊंगा। और आपस में जो आप लड़ते झगड़ते रहते हो, इसका पूरा ठगों को फायदा जाता है। इसलिए अब आपस में नहीं लड़ना झगड़ना है, एकजुट हो जाना है और ठग का ये चक्रव्यूह टूटेगा और आपका इसी एक्ट के तहत 180 कार्य दिवस में भुगतान भी होगा। मैं जो कहता हूँ कि आप आकर में लड़ते झगड़ते रहे और चढ़ते गुस्सा करते थे, आसपास मौजूद अमीर हरामी जो लोग होते हैं, अमीर यही सुब्रत राय, इनके जो है मैनेजमेंट बहुत सारे, ये हरामियों के इशारे पर कार्यकर्ताओं की आत्महत्या भी करवा देते थे
और इनको बहुत बड़ा पाप लगने वाला है और ये बहुत बड़ी सज़ा इसकी भोगने वाले हैं। करवा देते थे, लेकिन सभी इकट्ठा होकर सुब्रत राय और उसके तमाम मैनेजरों से भुगतान नहीं मांगते थे। उनके मैनेजरों से भी भुगतान मांगना चाहिए था, वो नहीं मांगते थे, केवल आपस में लड़ते थे और उनकी यही रणनीति भी थी। मांगते थे, सभी इकट्ठा होकर तमाम प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करते थे। वो आज भी डरवा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई न करो, अब आपको कानूनी कार्रवाई करना है, कानूनी कार्रवाई से ही आपका पैसा मिलने वाला है। ये नहीं करते थे। सभी इकट्ठा होकर इसकी नई नई कंपनियों का विरोध नहीं करते थे, आपित नई नई कंपनियों में निवेश करके अपना पैसा फंसा देते, खुद भी फंस जाते, मिचोटी अवधि होने के बाद रोने लगते। फिर देश की जनता को याद आता कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जमा होगी, बीमारी का इलाज कैसे होगा, मतलब बीमारी का इलाज कैसे करवाएंगे, नए मकान का निर्माण कैसे करवाएंगे, पुराने भवनों की मरम्मत कैसे करवाएंगे, ज़रूरत के अनुसार वाहन कैसे खरीदेंगे, दुकानदार से सामान खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, शादी विवाह का खर्चा कैसे उठाएंगे, अन्य ज़रूरतों को पूरी करेंगे। लेकिन फिर भी देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मंदबुद्धि, अंधभक्त, अज्ञान, अशिक्षित, अर्धशिक्षित आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, लूटते खाते रहे, लेकिन सुब्रत राय व उनके तमाम मैनेजरों के खिलाफ कभी नहीं जाते। इस प्रकार सुब्रत राय लगभग 40 करोड़ जमाकर्ताओं का एक दशक में लूटकर भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया। दोस्तों, अभी इसके आगे बहुत इसकी हिस्ट्री, बहुत सारी ऐसी कानून चीज़ें बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, एक ही चीज़ है, इस महाठग लुटेरे के जो चक्रव्यूह है, इसे तोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करनी। मैं बता रहा था कि आपस में आप लड़ते रहे, उसका ये पूरा फायदा उठाते रहे। अब आपस में लड़ना नहीं, एकजुट हो जाना है और महाठग के खिलाफ एक लीगली तरीके से बर्ड्स एक्ट यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई करनी है। और अब इनके मैनेजर या एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर जो भी है, इनके झांसे में नहीं आना है और इनके खिलाफ भी लीगली कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और मैं आज तक जहां गया हूं, जहां मिला हूं, एक ही चीज़ मैंने देखा हो, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, जमा करता हो, ये दोनों ही विक्टिम हैं, दोनों ही पीड़ित हैं, दोनों अपराध पीड़ित हैं। और इन दोनों का धन इन योजनाबद्ध तरीके से इन ठगों ने, इनके ठग का जो संगठन था उन्होंने और नेताओं के संरक्षण की वजह से लूटा गया है। और आज एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 180 कार्य दिवस में आपके पैसे का भुगतान का प्रावधान भी ये सरकार की अथॉरिटी को भी बाउंड करता है और यहाँ तक कि ठगों को भी बाउंड करता है, सरकार को भी बाउंड करता है। यही एक ऐसा कानून है और इसी एक्ट के तहत आप लोग अपनी लीगली कार्रवाई करें। दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विक्टिम की आवाज़ को, ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।